हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बेसिक गणित की नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक गणित अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ये चार शब्द आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आज हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला जो टर्म है वो यहाँ पे अपवर्त्य है। इसी को हम गुणज भी कहते हैं। गुणज कह देने से एक सरल शब्द प्रतीत होता है कि हाँ चलो गुणज समझ में आता है, लेकिन कभी कभार ये अपवर्त्य शब्द को देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपवर्त्य क्या है। जैसे लघुत्तम समापवर्त्य आपने सुना होगा, तो उसमें कैसे निकालते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, वो तो हम सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अपवर्त्य को ही गुणज बोलते हैं, या यूं कहिए कि गुणज ही अपवर्त्य है। दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है दोनों, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम मल्टीपल। तो मल्टीपल शब्द भी हम लोग जनरली कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन जैसे हमको ये शब्द दिखता है हम घबरा जाते हैं कि ये क्या है। असल में यही है, मल्टीपल ही है। चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं अपन। वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसे दी गई संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे अब आप देखो, जैसे एक संख्या 4 है। अब मैं आपसे पूछूंगा 4 किससे किससे विभाजित हो जाता है, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 16, 24। जो जो 4 के पहाड़े में आते हैं 4 उन सबसे डिवाइड हो जाएगा। 4 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 8 से डिवाइड हो जाता है, 4 12 से डिवाइड हो जाता है, 4 16 से, 20 से, यहाँ पे 20 24 सबसे डिवाइड हो जाता है 4, है ना भाई। इन इन सब से, मतलब ये जो संख्या यहाँ पे लिखी है ये सब की सब कौन है, ये सब की सब कौन है, ये 4 की क्या है, अपवर्त्य है। क्यों? क्योंकि 4 इन सब को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। या यूं कहिए कि ये सभी संख्याएं 4 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। देखो डेफिनेशन को आप एक बार फिर से पढ़ो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, ये सभी संख्याएं 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी संख्याएं इस संख्या का क्या कहलाएंगी, अपवर्त्य कहलाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी संख्याएं 4 का अपवर्त्य क्यों कहला रही हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। अगला हमारा जो टर्म है, अगला जो आपको समझना है वो है समापवर्त्य। अभी हमने समझा अपवर्त्य, अब ये समापवर्त्य मतलब अपवर्त्य के आगे आपने सम लगा दिया। सम यानी कॉमन, समान, उभयनिष्ठ। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य को उन संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। उभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो मतलब ऐसी संख्याएं जो दी हुई दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। घबराए नहीं, हमारे पास एग्जांपल्स भी है। देखो यहाँ पे एक संख्या लिखी है 4, और ये इसके अपवर्त्य हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं। 4 का पहाड़ा मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 इन सबों को डिवाइड कर देता है, तो ये 4 की अपवर्त्य हो गई। वैसी दूसरी संख्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 6। ये बगल में उसके अपवर्त्य लिखे हुए हैं, क्योंकि 6 इन सबों को डिवाइड कर देता है। या यूं कहिए कि ये सभी संख्याएं 6 से क्या होती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए सब की सब कौन है, 6 की अपवर्त्य है। अब आप देखो इनमें कॉमन कौन कौन दिख रहा है, बताओ। यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 4 की भी अपवर्त्य है, और कौन कौन सी संख्या है जो 6 की भी अपवर्त्य है, और दोनों में कॉमन है। तो आप गौर से देखिए 12 दोनों में है। इसका अर्थ क्या है, 12 4 का भी अपवर्त्य है, 12 6 का भी अपवर्त्य है, यानी कि 4 और 6 दोनों का अपवर्त्य होने के नाते इसको हम बोलेंगे 4 और 6 के समापवर्त्य। 4 और 6 का समापवर्त्य 12 भी हो गया। और कौन कौन है जो दोनों में कॉमन है, 24 भी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 24 भी इनके समापवर्त्य में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही दोनों बस आएंगे, अभी ये गिनती अनंत लग जाएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। अभी तो हमने आगे लिखा भी नहीं है। देखो ना, 4 से 28 के बाद 4 अट्ठे क्या आता है, 32, 4 नहीं है 36, ये चलते जाएगा आगे। अभी तो 6 छक्के 36 आ जाएगा, तो 36 भी इनका एक कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही अपवर्त्य के बारे में आप एक बात ध्यान रखिए। एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि सर किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका उत्तर है अनंत। जी हाँ, आप देखो ना, मैं आपको बोलूंगा 4 का पहाड़ा लिखिए,
तो क्या आप 4 का पहाड़ा 10 बार बस लिखेंगे क्या? नहीं। 4 धाम 40 के बाद फिर 44 आता है, 48 आता है, ये सब के सब संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। 4 जोड़ते जाइए आप, 44, 48, फिर आप 52 कीजिए, 56 कीजिए, 60 कीजिए, 64, 68, 72, 76, आगे बढ़ते जाइए। इनका कोई भी समापन, कोई भी अंत नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है? किसी भी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वो खुद होता है। आप देख लो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य मतलब ऐसी संख्या जिसको वो डिवाइड कर सके, वो कौन है? वो खुद है। फिर 8 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? वो खुद है। आप खुद देख लो यहाँ पे, है ना भाई? तो ये एक कंसेप्ट हुआ। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, समापवर्त्य। वहीं यहीं से एक वर्ड आप और समझ लीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समापवर्त्य का मतलब आप समझ चुके हैं। इसका पूरा मीनिंग क्या है? जैसे हमने दो संख्याएं ली, ये इसके अपवर्त हो गए, किसके अपवर्त है? 4 के अपवर्त हो गए। ये किसके अपवर्त्य हैं? ये 6 के अपवर्त्य हैं। उसके बाद हमने कॉमन अपवर्त्य निकाले, जिसको हम लोग समापवर्त्य बोल रहे हैं। ठीक है, कॉमन अपवर्त्य निकाले। अब जो समान मतलब कि समापवर्त्य हैं या उभयनिष्ठ अपवर्त्य हैं, 12, 24, 36, ये सब उभयनिष्ठ अपवर्त्य हैं। अब इन सभी अपवर्त्यों में से सबसे छोटा वाला कौन है? 12। तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटा वाला अपवर्त्य मतलब लघुत्तम वाला है। तो सबसे छोटा वाला समापवर्त्य है ये 12, तो इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये उसका बेसिक है। हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य पढ़े तो हैं, लेकिन बेसिक उसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि जैसे अपन दो संख्याएं लिए हैं, तो दो संख्याओं के जो भी समापवर्त्य हो सकते हैं, उन सभी समापवर्त्यों में से सबसे छोटे वाले समापवर्त्य को ही हम क्या कहते हैं? उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, LCM अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है दोनों संख्याओं का, उसी को हम बोलते हैं दोनों संख्याओं का LCM। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा अपवर्त्य, फिर देखा समापवर्त्य। अब हम देखेंगे अपवर्तक, फिर देखेंगे समापवर्तक, और साथ में एक शब्द और है महत्तम समापवर्तक। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अपवर्तक। हम गुणनखंड शब्द तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ सर, गुणनखंड मतलब एक फैक्टर है, उस दी गई संख्या का एक टुकड़ा है जो दी गई संख्या को डिवाइड करता है। लेकिन अपवर्तक शब्द सुनते ही साथ हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये कठिन सा वर्ड कैसे आ गया, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि गुणनखंड का ही पर्यायवाची है। तो आप इससे घबराए नहीं, आप आज अच्छे से समझ लें। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जो किसी भी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, फिर से देखिए, वे संख्याएं जो किसी भी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे दी गई संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। जैसे 3 12 को पूरा पूरा डिवाइड करता है ना? तो 3 12 का गुणनखंड कहलाएगा या अपवर्तक कहलाएगा। 7 63 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, 7 नहीं है 63 होता है, तो 7 63 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 7 63 का गुणनखंड कहलाएगा, यानी कि अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, जो दी गई संख्या को डिवाइड करता है उस संख्या को अपवर्तक कहा जा रहा है। ठीक है, यहां मैं 3 को अपवर्तक बोलूंगा, 12 को नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, 3 12 को डिवाइड करता है। हाँ, 12 किसको डिवाइड करता है? तो सर बोलोगे सर 12 तो 36 को डिवाइड करता है, तो हाँ, फिर 12 को मैं 36 का अपवर्तक बोल सकता हूँ। 12 किसका अपवर्तक है? 36 का, क्योंकि 12 36 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है ये 12 और उसके अपवर्तक। अब बताओ 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 4 6, 5 तो 12 को डिवाइड नहीं करता, 6 करता है, फिर 7 8 9 10 11 ये लोग नहीं करते, सीधे कौन करता है? 12 करता है। अर्थात 12 के अपवर्तक अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 6 और स्वयं 12 यहाँ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 छूट गया, 1 2 3 4 और 6 और 12, ये लोग कौन है? ये 12 के अपवर्तक है। ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 12 को क्या करती है? डिवाइड करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर किसी भी संख्या के अपवर्तक, जैसे अपवर्त्य किसी भी संख्या के कितने भी हो सकते थे,
4 का पहाड़ा लिखने बोलूंगा तो आप कितना भी लिख लेंगे पूरा, ये तो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अपवर्तक के मामले में भी ऐसा ही है क्या? तो इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या अनंत नहीं होती है, निश्चित होती है। अब मैं बोलूंगा 12 डिवाइड कौन कौन कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बहुत अनंतों संख्या है, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। निश्चित आप गिनेंगे 1 2 3 4 6 12, यानी किसी भी संख्या के अपवर्तक जो है निश्चित मात्रा में होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होगा? वो खुद होगा। मैं बोलूंगा 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है, तो आप बोलेंगे सर 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक वो स्वयं है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो खुद होती है, वो संख्या खुद होती है। और सबसे छोटा अपवर्तक कौन होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, कोई भी संख्या हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या डिवाइड कर देता है, इसलिए हर संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक कौन होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है समापवर्तक। तो जैसे समापवर्त्य था वैसे समापवर्तक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को उन संख्याओं का क्या कहते हैं? समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो 12, ये उसके अपवर्तक है। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं 12 को डिवाइड करती है, या यूं कहें कि 12 इन सब से क्या होता है? डिवाइड होता है। 15 के अपवर्तक कौन कौन है? 1 3 5 15। तो ये अपवर्तक अगर कठिन वर्ड लगता है तो आप गुणनखंड शब्द समझ के पढ़ लो, उसी को देख के समझ लो, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो ये सब 12 के गुणनखंड है, ये सब 15 के गुणनखंड है। अब कॉमन कौन कौन है आप देख लो, 3 3 दोनों में कॉमन है, 1 1 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वही, उसी को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, या उसी को बोलेंगे समापवर्तक। अच्छा, अब ये समापवर्तक हो गया। कितने समापवर्तक आए? 12 और 15 के। तो अब बोलेंगे सर 2 ही समापवर्तक तो आए हैं 12 और 15 के, कौन कौन आए हैं? 1 और 3। अब इन दोनों समापवर्तक में बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों समापवर्तक में सबसे बड़ा कौन है? 3 है, तो उसी को बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, महत्तम समापवर्तक, जो सभी समापवर्तक में सबसे बड़ा हो। तो आपने अपवर्त्य, समापवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इन सभी शब्दों को अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं। और आगे के वीडियोस में, आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें हम एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के और भी ढेर सारे टॉपिक्स किनको फाइंड आउट करने की क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है वो सभी लेके आएंगे। आज ये बेसिक डेफिनेशंस, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मैथ्स का चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कैसा भी एग्जाम हो और कोई भी क्लास हो, ये एकदम बेसिक टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये सब आपको समझ में आना ही चाहिए। तो आप जरूर इनको अच्छे से देखें, समझें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को आप अभ्यास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।